हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 18 है। इसके पहले इस चैप्टर में कुल 17 लेक्चर्स हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में क्वांटम संख्याओं का कॉन्सेप्ट पूरी तरह फिट हो गया होगा। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में और डिस्कस करेंगे कक्षकों की ऊर्जाओं के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ या शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बच्चों, हम लोग अब जान चुके हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m परमाणु कक्षकों की आकृतियों का निर्धारण करती है। ठीक है, तो हम यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या n से शुरू करेंगे और चुंबकीय क्वांटम संख्या s तक आएंगे। देखो, एक दिए हुए मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान लो कि 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या l का मान कितना होगा? 0 से लेके n-1 तक होता है ना। l का मान होगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n के जितने मान हैं l के भी उतने ही मान होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4 मान l के भी हो गए। अब इसके लिए यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि l को हम कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। l को कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। l द्विगंशीय क्वांटम संख्या है और यह किसको निर्धारित करता है? उपकोषों को निर्धारित करता है। उपकोषों को निर्धारित करता है और मुख्य क्वांटम संख्या n कोष को निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ हम टेबल तैयार कर रहे हैं। ये हमारा टेबल बन गया। यहाँ ध्यान दें, यदि मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए हमने मान लिख लिया 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो यदि l का मान 0 है तो वहाँ हम s उपकोष जानते हैं। यदि l का मान 0 है तो उपकोष s होता है, l का मान 1 है तो उपकोष p होता है। देखें, l का मान 1 है तो उपकोष p, l का मान 2 है तो उपकोष d, l का मान 3 है तो उपकोष s, f होता है। ठीक है, s, p, d, f ये सारे उपकोष हैं इन मानों से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ एक और टेबल हम ऐड कर रहे हैं। यह टेबल होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए। यहीं पे अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या m को दिखाएं, m है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, यहाँ ध्यान दें, जब l का मान 0 है उस समय m का मान भी 0 होता है और हम पहले ही बता चुके हैं कि यह 0 भी एक मान होता है। ठीक है, जिसे m का 0 मान भी एक कक्षक को दर्शाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं m का मान कक्षक को दर्शाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो है कक्षकों को बताता है। ठीक है, तो जब l का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा और यह एक कक्षक को दर्शाएगा। ठीक है, जब l का मान 1 होता है उस समय m का मान -1, 0, +1 होता है। ये हम बता चुके हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो गए? l बराबर 1 के लिए 3 कक्षक प्राप्त होते हैं, -1, 0, +1। उसी तरह से l बराबर 2 के लिए 5 कक्षक प्राप्त होते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, l बराबर 3 के लिए कुल 7 कक्षक प्राप्त होते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपके दिमाग में, ये तो बातें फिट हुई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि इन उपकोषों के कक्षकों को कैसे दर्शाया जाए। S उपकोष के कक्षकों को हम दर्शाते हैं एक बॉक्स के द्वारा। ठीक है,
यानी कि एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, तो हम एक बॉक्स के द्वारा दिखा रहे हैं और इसको पढ़ते हैं एस ही। ठीक है। पी उपकोष की बात करें तो पी उपकोष के कक्षकों को हम दर्शाते हैं 3 बॉक्स के द्वारा। चूंकि 3 कक्षक है ना, तो 3 बॉक्स द्वारा दर्शा दिए। और इन तीनों कक्षकों के नाम हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी तरह से डी उपकोष के कक्षकों की बात करें तो डी उपकोष के कक्षकों की संख्या कुल 5 है, तो इसको हम दर्शाएंगे 5 बॉक्स के द्वारा। 5 बॉक्स के द्वारा दिखाएंगे। ये 5 बॉक्स हो गए और इनके नाम यहाँ देखें, इनके नाम हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ध्यान दें, यहाँ तो एक ही कक्षक है, यहाँ 3 कक्षक हैं। इन तीनों कक्षकों की ऊर्जाएं और आकृतियां एक समान होती हैं और समान ऊर्जा स्तरों वाले कक्षकों को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या समभ्रंश कक्षक, ये किसके लिए यूज होता है? जिन कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इनकी ऊर्जाएं भी समान होती हैं लेकिन इनकी आकृतियां समान नहीं होती हैं। 4 कक्षकों की आकृतियां एक जैसे हैं लेकिन डी जेड स्क्वायर कक्षक की आकृति अलग है। फिर भी इन 5 कक्षकों की ऊर्जाएं समान है, इसलिए हम इनको भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब हम आते हैं इन कक्षकों की आकृति पर। तो सबसे पहले हम बताएंगे एस कक्षक की आकृति। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है यहाँ देखें। यहाँ हम एक लाइन लिख रहे हैं, एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। ठीक है। और इसको बनाएं कैसे? बीच में सपोज करें एक नाभिक है, तो इस एस कक्षक की आकृति नाभिक के चारों तरफ गोलाकार होगी। हमने जो बनाया अभी यह वृत्ताकार दिख रहा है, लेकिन अगर इसको 3 डायमेंशन में हम इमेजिन करें, 3 डायमेंशन में एक गेंद के चारों तरफ कक्षक के विस्तार को, ठीक है, इस कक्षक के विस्तार को, तो चारों तरफ से क्या करेगा? गेंद को कवर करेगा गोलाई में ही, तो यह एस कक्षक गोलाकार होता है। यहाँ 1s कक्षक को हम दर्शा रहे हैं। यह पथ है, इस पथ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता सबसे अधिक होती है, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि यह पथ दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व को। इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पथ पर सबसे अधिक होता है और बाकी इलेक्ट्रॉन इसके अतिरिक्त और भी हो सकता है इधर उधर, ठीक है, लेकिन इसकी प्रायिकता कम होती है। सबसे अधिक प्रायिकता कहाँ होती है? इस सर्कुलर पथ पर जो प्लेन पेपर पे दिख रहा है और वास्तव में यह गोलाकार है। ठीक है। तो इस पथ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, इसलिए एस कक्षक का आकार गोलाकार है। ठीक है। अगर 2s कक्षक की बात करें, 2s कक्षक की बात करें तो इसका आकार भी गोलाकार होगा, इसका आकार भी गोलाकार होगा। अंतर क्या है? 1s कक्षक की साइज छोटी है, 2s कक्षक की साइज बड़ी है। तो 1s कक्षक की साइज 2s कक्षक की अपेक्षा छोटी होती है। यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहे हैं। इस पथ के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की सबसे अधिक प्रायिकता इस पथ पर ही है, इसलिए 2s कक्षक की आकृति भी गोलाकार है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ ध्यान दें, 1s कक्षक की ऊर्जा, 1s कक्षक की ऊर्जा कम होगी 2s कक्षक से और 2s कक्षक की ऊर्जा कम होगी 3s कक्षक से। इसके आगे जहाँ तक हम बढ़ें सबकी ऊर्जाएं बढ़ते क्रम में होंगी। तो ये हो गया ऊर्जा क्रम, ऊर्जा क्रम। ठीक है।
तो ये बात हुई एस कक्षक की आकृति के बारे में। अब हम बात करेंगे पी कक्षक के आकृति के बारे में। पी उपकोष के जो कक्षक हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी आकृतियां कैसी होती हैं? तो यहाँ देखें, पी उपकोष के कक्षकों की आकृतियां। तो यहां भी आप जान लें पी उपकोष के तीनों कक्षकों की आकृतियां एकदम समान हैं, आकृतियां सेम होती हैं, केवल त्रिविम में इनका विन्यास भिन्न होता है। आकृतियों को यहाँ हम दर्शा रहे हैं, आप ध्यान दें। एक त्रिविम में हम 3 विमाओं में जब दर्शाते हैं तो इस तरह से एक्स, वाई और जेड अक्ष बनाते हैं, ठीक है। मान लें हम यहाँ एक्स अक्ष लिख रहे हैं, एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष और यह हो गया जेड अक्ष। इस तरह से 3 विमाओं को दिखा रहे हैं। तीनों रेखाएं एक दूसरे के सीधे लंबवत स्थित हैं, परपेंडिकुलर हैं और यह एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो चलो इन 3 विमाओं में हम लोग पी उपकोष के कक्षकों की आकृति बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं पी एक्स कक्षक की आकृति को। तो पी एक्स कक्षक की आकृति डम्बेल शेप्ड होती है, एकदम डमरू के आकार की, ठीक है, डम्बेल शेप्ड। यहाँ तीनों विमाओं को हम दर्शाएंगे। देखो, यह हो गया एक्स अक्ष, यह हो गया जेड अक्ष और यह हो गया वाई अक्ष, ठीक है। पी एक्स कक्षक को यहाँ देखें, पी एक्स कक्षक की दिशा किधर है? इसका ओरिएंटेशन, इसका त्रिविम विन्यास एक्स अक्ष की तरफ है, ठीक है। अब हम बनाएंगे पी वाई कक्षक को। पी वाई कक्षक को बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से पी एक्स कक्षक का विन्यास एक्स दिशा में है, उसी तरह पी वाई कक्षक का विन्यास वाई दिशा में होगा। तो वाई दिशा हमको कैसी दिख रही है? इस तरह से वाई दिशा, ठीक है। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं डायमेंशन को। ये हो गया वाई अक्ष, इस तरह से सीधा आएगा हमारा जेड अक्ष और यह है एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन देख लिए। पी वाई कक्षक का त्रिविम विन्यास किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। अब हम बना रहे हैं पी जेड कक्षक को और देखेंगे कि पी जेड कक्षक का विन्यास त्रिविम में जेड अक्ष की तरफ होता है। तो यहाँ 3 डायमेंशन में हम इसको भी दिखा दे रहे हैं। पी जेड कक्षक का विन्यास त्रिविम में जेड अक्ष की तरफ होता है। यहाँ तीनों डायमेंशन को अब बना दे रहे हैं। ये जेड अक्ष है ना, जेड अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स जेड, और यह हो गया हमारा वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? पी उपकोष के तीनों कक्षकों की आकृति तो एकदम सेम है, तीनों ही डम्बेल शेप्ड हैं। इनको अभी हम लिखेंगे यहाँ एक लाइन, तीनों की आकृति डम्बेल शेप्ड है और तीनों ही कक्षकों में 2-2 लोब दिखाई दे रहे हैं। अंतर कहाँ है? इनका त्रिविम विन्यास, इनकी दिशा, इन कक्षकों के लोबों की दिशा अलग अलग दिशाओं में होती है, ठीक है। बस केवल इतना ही अंतर है। यहाँ हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, आप भी अपने नोट्स में इसको लिखिएगा। पी उपकोष के कक्षकों की आकृति डम्बेल शेप्ड या फिर डमरू का आकार भी कह सकते हैं। डम्बेल शेप्ड अंग्रेजी शब्द है डम्बेल शेप्ड होती है, ठीक है। बस यही लाइन है।
इनकी आकृतियां एकदम समान होती हैं, लेकिन इनके ओरिएंटेशन में, त्रिविम में, इनके विन्यास में ही केवल अंतर है। इनकी आकृतियां भी समान है, इनकी ऊर्जाएं तो पहले ही बता चुके हैं कि समान होती हैं, इसीलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने एस उपकोष के कक्षकों के बारे में और पी उपकोष के कक्षकों की आकृतियों के बारे में जान लिया है। अब बारी है डी उपकोष के कक्षकों की आकृतियों के बारे में। तो यह भी हमने बताया है कि इन 4 कक्षकों की आकृतियां तो एक जैसी होती हैं, अंतर केवल डी जेड स्क्वायर के कक्षक में है। तो चलें, जैसे हमने डम्बल शेप्ड बनाया है उसी तरह डी उपकोष के कक्षकों की आकृति डबल डम्बल शेप्ड होती है, उसमें 4-4 लोब्स होते हैं। तो हम इसको मिटाएंगे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो बच्चों, अब हम आते हैं डी उपकोष के कक्षकों की आकृति पर। और डी उपकोष के 4 कक्षकों की आकृतियां डबल डम्बल शेप्ड होती हैं। 5वें कक्षक की आकृति अलग होती है, लेकिन 5 कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं। यहाँ देखें, हमने इसको और ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया है एक चार्ट के रूप में। उपकोष और इनके कक्षक, एस उपकोष है तो एस उपकोष का एक कक्षक, इसको भी हम एस के नाम से ही जानते हैं। पी उपकोष के 3 कक्षक, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी उपकोष के 5 कक्षकों को एक टेबल के रूप में बना दिया। अब यहाँ हम आते हैं डी उपकोष के कक्षकों की आकृति पर। और डी उपकोष के लिए पहला कक्षक है डी एक्स वाई। ठीक है, तो डी एक्स वाई कक्षक के लिए हम यहाँ आकृति बना रहे हैं। डी एक्स वाई कक्षक का विन्यास त्रिविम में एक्स और वाई अक्ष की दिशा में होगा। यहाँ देखें, हम बना रहे हैं। एक्स अक्ष को इस बार हम थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे, एक्स अक्ष है। ठीक है, जेड अक्ष को उसी तरह सीधा बनाएंगे, यह हो गया वाई अक्ष। ठीक है, वास्तव में जो हम 3 अक्ष दिखा रहे हैं, एक्स, वाई और जेड अक्ष दिखा रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं है 3 डायमेंशन में। इनको हम किसी भी दिशा में किसी भी अक्ष को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स अक्ष दिखाया हुआ है ना, यहाँ क्या करेंगे, एक्स अक्ष की जगह हम जेड अक्ष भी दिखा सकते हैं, इसको एक्स अक्ष बना सकते हैं। ठीक है, या तीनों में से किसी को भी एक्स वाई जेड बना सकते हैं। यहाँ पे भी ध्यान दें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही हैं, ठीक एक दूसरे के लंबवत स्थित हैं। और डी एक्स वाई कक्षकों का विन्यास त्रिविम में इनके डायरेक्शन में होता है। तो देखिए, हम यहाँ इनके विन्यास को बना रहे हैं। 4 लोब्स होते हैं, ये हो गए चारों लोब्स। ठीक है, अब हम दिखा दे रहे हैं यहाँ जेड अक्ष को। देखो, ये हो गया हमारा जेड अक्ष, और इनका ओरिएंटेशन, इनका विन्यास किधर है, एक्स और वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम बनाएंगे डी वाई जेड कक्षक को, डी वाई जेड कक्षक को। इसका त्रिविम में विन्यास किस डायरेक्शन में होगा, वाई और जेड दिशाओं में होगा। ठीक है, तो पहले वाई जेड को हम यहाँ खींच ले रहे हैं। जेड तो हम सीधा सीधा बना रहे हैं, ये हो गया जेड और ये हो गया वाई, ये वाई हो गया। तो इनका विन्यास इन दोनों अक्षों के डायरेक्शन में होता है। हम इनके लोब्स को यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये हो गए इन कक्षकों के लोब्स। ठीक है, अब हम बना दे रहे हैं एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष इस तरह से हमने सीधा दिखाया हुआ है, यह हो गया एक्स अक्ष। तो इस तरह से डी वाई जेड कक्षकों का विन्यास वाई और जेड डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ आए डी जेड एक्स कक्षकों का विन्यास दिखा रहे हैं। इनके लिए भी हम यहाँ पहले क्या करें, जेड अक्ष को और एक्स अक्ष को ड्रा कर ले रहे हैं, पहले दिखा दे रहे हैं। यह जेड हो गया, यह एक्स हो गया। ठीक है, इन कक्षकों के लोब्स बना दे रहे हैं, इन कक्षकों के लोब्स। और अब हम दिखा दे रहे हैं इधर वाई अक्ष को, ये हो गया वाई अक्ष। तो इस तरह से डी जेड एक्स कक्षकों का विन्यास जेड और एक्स डायरेक्शन में होता है। एक बात आप यहाँ ध्यान दें और समझ लें, ये जो हमको डबल डम्बल शेप्ड कक्षक दिख रहे हैं, डबल डम्बल शेप्ड, इनकी 2 विमाएं भी दिख रही हैं, एक को लंबाई और दूसरे को चौड़ाई मान सकते हैं। ठीक है, तो एक का विन्यास, मान लो यह लेंथ है और यह विड्थ है, चौड़ाई है,
तो एक जैसे लेंथ का विन्यास अगर z डायरेक्शन में है तो विड्थ का विन्यास x डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको आप बुक में देखें, बुक में ज़्यादा 3 डायमेंशन जैसे बनाया हुआ है तो आप उस पर देखें। यहाँ हम इमेज द्वारा दिखा रहे हैं, बुक में इस तरह से इमेज बनाया हुआ है और वहाँ ज़्यादा क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, तो आप बुक से देख के ज़्यादा कन्फर्म होइएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। चलो अब आ जाते हैं डी जेड एक्स हमने बना लिया, तीसरा कक्षक। चौथा कक्षक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके लिए हम क्या करते हैं, डी जेड को पहले दिखा दे रहे हैं, सॉरी जेड अक्ष को पहले दिखा रहे हैं। ये हो गया जेड अक्ष, और जिस दिशा में एक्स और वाई अक्ष होंगे ठीक उनको भेदते हुए इसके लोब्स स्थित होते हैं। ये तो बड़ा लोब बन गया, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। इसके लोब्स स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये लोब हो गए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। देखें, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष। ठीक है, इन चारों कक्षकों की आकृति तो एकदम सेम दिख रही है। अंतर कहाँ दिख रहा है, केवल त्रिविम में विन्यास अलग है, लेकिन पांचवें कक्षक डी जेड स्क्वायर की आकृति अलग होती है। और यहाँ हम बना रहे हैं डी जेड स्क्वायर को दिखा रहे हैं। डी जेड स्क्वायर का ओरिएंटेशन, डी जेड स्क्वायर कक्षक का विन्यास त्रिविम में सीधे जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है। और अंतर कहाँ है, यहाँ थोड़ा सा इसका सर्कुलर पथ पर भी विन्यास इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और यहाँ हम अक्षों को दिखा दें। ये हो गया जेड अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और यह एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, तो इन पांचों कक्षकों को हम देख लिए। तो कक्षकों की ऊर्जाओं पे आते हैं, हम इन सबको क्लीन करेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो चलो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, कक्षकों की ऊर्जा पर, और इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा। तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके लिए कक्षकों की ऊर्जा उन परमाणुओं से अलग होती है जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं, बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा। तो चलो पहले पॉइंट पे आते हैं अपने, हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा का मान केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। ये बात याद रखना। यहाँ हम ऊर्जा लेवल दिखा रहे हैं, देखो एक ऊर्ध्व लाइन है, इसके द्वारा एनर्जी के लेवल को दिखा रहे हैं। नीचे एनर्जी कम है, ऊपर एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ देखो एक कक्षक को दिखा रहे हैं, इस रो में हम दिखाएंगे s कक्षकों को, इस रो में p कक्षकों को, इस रो में d कक्षकों को दिखाएंगे। यह है 1s कक्षक। ठीक है, इसकी ऊर्जा सबसे कम है। इसके ऊपर ठीक स्थित है 2s कक्षक, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी 1s कक्षक से। और यह है 2p कक्षक, जिसकी ऊर्जा 2s कक्षक के बराबर है हाइड्रोजन परमाणु के केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ दिखा दे रहे हैं हम 3s कक्षक को, जिसकी ऊर्जा इन सभी से अधिक है। और यहाँ हो गया 3p कक्षक, और यहाँ हो गया 3d कक्षक। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3s कक्षक, 3p कक्षक और 3d कक्षक की ऊर्जाएं एक समान हैं। अगर हम 4s को दिखाते हैं तो 4s कक्षक को यहाँ दिखाएंगे, उसी तरह 4p, 4d, 4f कक्षक को हम दिखा सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए एक लेवल मुख्य क्वांटम संख्या n के मान अगर बराबर हैं तो उनके कक्षकों के ऊर्जाओं के मान भी बराबर दिख रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दे देखें, 1s कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है। ठीक है, 2s कक्षक की ऊर्जा और 2p कक्षक की ऊर्जा आपस में बराबर दिख रही है ना। ठीक है, उसी तरह 3s कक्षक की ऊर्जा इन सबसे अधिक है। 3s कक्षक और 3p कक्षक की ऊर्जा 3s के बराबर है। 3d
की ऊर्जा भी 3s के ही बराबर है 3d, और इन सब की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा है 4s की। तो इन कक्षकों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम हाइड्रोजन परमाणु में इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में कक्षकों के ऊर्जा की। बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं में कक्षकों की ऊर्जा का मान n+l पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का मान केवल n पर निर्भर कर रहा था, यहाँ परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का मान n+l पर निर्भर कर रहा है। कब? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से ज़्यादा है। तो इनके लिए भी हम ऊर्जा स्तर यहाँ दिखा दे रहे हैं। देखें, एक ऊर्ध्व लाइन बना रहे हैं, इस पर एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं, नीचे एनर्जी कम, ऊपर एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ फिर से हम 1s कक्षक की ऊर्जा दिखा रहे हैं, जिसकी ऊर्जा सभी परमाणुओं में सबसे कम होती है। इसके ऊपर दिखा रहे हैं 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक से अधिक होती है। ठीक है, लेकिन 2p कक्षक की ऊर्जा 2s कक्षक से भी अधिक होती है। तो 2p कक्षक की ऊर्जा हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह 3s कक्षक की ऊर्जा इन सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान दें, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु में 2s और 2p कक्षक की ऊर्जा सेम है, देखें, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं में यह केस ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2s कक्षक से 2p कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है। उसी तरह 3s कक्षक से 3p कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होती है। यह हो गया 3p कक्षक। इसी तरह से 3d कक्षक, इस रो में हम d कक्षक को दिखा रहे हैं, उसी तरह से 3d कक्षक की ऊर्जा जो है 3p से अधिक होती है। लेकिन जब हम 4s कक्षक की बात करेंगे तो 4s कक्षक की ऊर्जा 3d से कम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ मान जो है कक्षक की ऊर्जा का n+l पे निर्भर कर रहा है, और 4s कक्षक के लिए n+l का मान 3d से कम है। देखें यहाँ कैसे है, यहाँ हम बना रहे हैं 4s कक्षक और यहाँ दिखा दे रहे हैं 3d कक्षक। n का मान यहाँ 4, s का मान कितना है? s का मान 0। कैसे आया? SPDF 0 1 2 3। ठीक है, s के लिए 0 मान है, तो 4n मुख्य क्वांटम संख्या है, 4 + 0 = 4। और 3d के केस में देखें कैसे होता है, n+l। 3 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 प्लस d के लिए वैल्यू 2 है ना, 3 + 2 = 5। तो टोटल वैल्यू यहाँ क्या मिले? 5। इससे अधिक है तो इसकी ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 3d का 4s से अधिक होगा। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम आगे भी पढ़ाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएंगे। इसको n+l रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम लिखवा भी देंगे। अब यहाँ हम बना रहे हैं ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। देखें, यहाँ ऊर्जा का बढ़ता क्रम इस प्रकार है, यहाँ ऊर्जा का बढ़ता क्रम अलग हो गया है। यहाँ हम दिखा रहे हैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम या आरोही क्रम। 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा है, 2p की एनर्जी इससे ज़्यादा है, 3s की एनर्जी इससे ज़्यादा है, 3p की एनर्जी इससे ज़्यादा है, 4s की एनर्जी इसके बाद है इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा 3d की एनर्जी है। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेंगे, इसके बाद 2s में, 2p में, 3s, 3p, 4s, उसके बाद 3d उपकोष के कक्षकों को भरा जाएगा। ठीक है ना। तो चलो आज की ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से सीखे होंगे, ठीक प्रकार से सीखे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।